गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम अपना प्रोग्राम जो है कि शुरू करते हैं। Choose device is connected successfully. आवाज आ रही है सब लोगों को? ओके, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टरबेंस कम से कम रखने के लिए कोशिश ये करें कि आपका माइक जो है कि म्यूट पे हो, और सवाल करना हो तो आप अपना हैंड रेस करके इसके बाद फिर जो है कि अनम्यूट करके सवाल कर लें, और इसको फिर फौरन जो है कि म्यूट कर दें, ताकि जो है कि बैकग्राउंड की नॉइस और इन चीज़ों से हम लोग बच सकें। सेशन जो है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देखते हैं कहाँ तक रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि ये पूरे दिन की ट्रेनिंग है और बीच बीच में जो है कि हम लोग वो भी लेंगे, कुछ ब्रेक्स भी लेंगे। तो अगर भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा, सेशन रिकॉर्ड करना भूल जाऊँ तो मैं। पहले दूसरी चीज़ इसके हवाले से ये थी कि ये 2 दिन की ट्रेनिंग है। पहले दिन की ट्रेनिंग जो है कि थोड़ी सी बेसिक्स होगी, और जो दूसरे दिन की जो ट्रेनिंग है जो कि 19 अगस्त को मेरे ख्याल में रखी है, उसके अंदर जो कि एडवांस सेशन हम लोग करेंगे। एडवांस सेशन में जो है कि हम लोग जो है कि प्रॉपर तरीके से मार्केट एनालिसिस और ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम इसका शेड्यूल थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से हम लेके चलते हैं ये। तो सबसे पहले जो है कि ये डिस्क्लेमर जो कि ज़रूरी होता है हर उसके लिए, कि ये ट्रेनिंग जो है कि ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, और उसकी कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, और ना ही ये जो है कि कोई रिकमेंडेशन है, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और उसके एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे जो मैं कोट करूँगा, या कोई करेंसी अगर मैं कोट करूँगा, इट्स ओनली फॉर एन एग्जाम्पल, इज नॉट अ एक्चुअल करेंसी वी रेकमेंड टू ट्रेड। किसी भी प्रोफेशन के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो है कि अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है और चीज़ों को समझना है, तो उसके अंदर जो है कि ये जो 5 एलिमेंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। और जब 2 दिन की ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट करेंगे, तो बड़ी हद तक जो है कि आप इन चीज़ों के वाकिफ़ भी हो चुके होंगे, और इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का जो है कि स्टेटस भी आपको हासिल हो जाएगा, यानी कि आप जो है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि आपको प्रॉफिट बना के दे। इनमें जो सबसे पहली चीज़ है, मार्केट को आपने समझना है कि मार्केट क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। आपको इसके अलावा जो है कि चार्ट रीडिंग की स्किल आनी चाहिए। चार्ट रीडिंग की स्किल जितनी आपकी अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है कि सक्सेस रेशियो जो है कि बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये आपको बताएगा बेसिकली कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से ज़रूरी है कि अगर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है कि इन प्लेस नहीं है, तो इस बात के चांसेस है कि आप अपना सारा पैसा जो है कि एक ही ट्रेड में, जो कि हो सकता है कि लूजिंग ट्रेड हो, आप लूज कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो है कि मार्केट में रहने के लिए आपको जो है कि पैसा चाहिए, तो उस पैसे को बचाने के लिए ये पूरे का पूरा आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान है। तो ये आगे आएगा, हम इसको देखेंगे आज, थोड़ा सा आज देखेंगे, बाकी जो है कि नेक्स्ट उसमें देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेड प्लानिंग। तो ट्रेड प्लानिंग के अंदर जो है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो आपका जो टारगेट्स है वो भी आ जाते हैं, आपकी चार्ट रीडिंग स्किल भी इसी के अंदर आ जाती है, और आपकी एंट्री और एग्जिट किस तरीके से होगी, ट्रेड सेटअप किस तरीके से होगा, और एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसको मैनेज किस तरह करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें इस ट्रेड प्लानिंग के अंदर आती है। तो बेसिकली ट्रेड प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, चार्ट ट्रेडिंग और मार्केट की के स्ट्रक्चर को समझना जो है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें but we are recording this. Yes, तारिक साहब पूछ रहे हैं कि ये सेशन इज रिकॉर्डिंग। ओके, सो हम जो है कि इसको एक एक करके लेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये जो इसमें टेक्निकल स्किल्स जो आप लर्न करेंगे, ये आप स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, फॉरेक्स में, और जो दूसरी जो फाइनेंशियल एसेट्स का है उनके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
हम लोग जो टूल यूज करेंगे वो ज्यादातर जो है फॉरेक्स से मुतालिक होंगे। उसकी रीजन ये है कि फॉरेक्स की जो है कि डाटा फीड वगैरह सारी चीजें एक्टिवली अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाती है ये। तो इसको शुरू करते हैं एक एक करके। और एक बात सबसे पहले जो है कि समझने वाली है कि जो मार्केट मेकर्स बैठे हैं, बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनीज जो अमेरिका में और दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं, स्टैनली एंड मॉर्गन और आपके दूसरे बड़े बड़े, तो वो जो है कि असल में ये जो पूरी जो ट्रेडिंग मार्केट है वो उनका बिजनेस मॉडल है और उसका एक ही गोल है कि उन्होंने इसके अंदर प्रॉफिट बनाना है। अब इस प्रॉफिट के अंदर जो है कि बहुत सिंपल गेम है कि आप या तो उनके अगेंस्ट जाएंगे या आप उनके साथ चलेंगे। अगर आप उनके साथ चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आप प्रॉफिट बनाएंगे, वरना जो है कि वो आपसे प्रॉफिट बनाएंगे। तो आपको बेसिकली उनके बिजनेस का हिस्सा बनना है, और जब उनका बिजनेस का आप हिस्सा बनते हैं तो वो अगर जो है कि 100% खाएंगे तो आपको जो है कि उसका कुछ ना कुछ जो है के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जो है कि मार्केट को मूव करने में जितनी लिक्विडिटी जो आती है मार्केट के अंदर, उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो सारी चीजें चाहिए, इन लोगों के पास है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो हमें ये बात अच्छी तरह नोट करनी है कि जो मार्केट मेकर्स है, हमें उनसे फाइट नहीं करना, हमें उनसे नहीं जाना। नहीं, अभी भी नहीं। हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कि मार्केट मेकर के पीछे चल रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे। और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप मार्केट मेकर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं या जाने वाले हैं, आप वहां से फौरन जो है कि अपनी ट्रेड बंद कीजिए और एनालाइज कीजिए अपनी ट्रेड को कि ऐसा जो है कि क्यों हुआ है। और ये जो है कि चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मेरे ख्याल में हम लोग जो है कि जानते भी हैं कि छोटे लोगों को जो है कि बड़ी मछलियां जो है कि आराम से खा जाती है। तो हमें कोशिश करना है कि हम उनका निवाला ना बने, बल्कि उनके पीछे चले, उनके आगे ना चले। एक और चीज ये है कि आपके लिए, आपके पास जो है कि आपका गोल जो है ना, वो आपका होना चाहिए आपके जहन में कि आपका गोल क्या है इस पूरी ट्रेडिंग के लिए, आप क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और सबका गोल एक ही होता है कि इन्होंने जो है कि पैसा बनाना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ किसी को जो है मकान की रिपेमेंट करनी है, किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है। तो आपका जो गोल होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्टार्टिंग कैपिटल, और आपके स्टार्टिंग कैपिटल पे डिपेंड करेगा कि आपका जो गोल जो है वो कितना जो है कि अचीवेबल है। और इसका जो है कि बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, अगर आप इसको देखते हैं कि मैं 1 मिनट जरा लोगों के माइक म्यूट कर लूं। अच्छा, तो अब फर्ज करें कि अगर आप जो है कि इस मार्केट के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस मार्केट के अंदर जो है कि आप जो है कि पैसा नहीं बना सकते। ये सारा डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है और उस गोल के हिसाब से आपका स्टार्टिंग कैपिटल क्या है। फर्ज करें कि अगर आपका स्टार्टिंग कैपिटल जो है कि $5,000 है, और आपका जो है कि गोल आप जो है कि विद इन 2 ईयर जो है कि अगर 2 मिलियन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि $5,000 से आप 2 मिलियन जो है कि विद इन 2 ईयर या 1 ईयर बना लिया। तो आपको अपना गोल जो है कि बड़ा रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। इस मार्केट के अंदर जो है कि जो ग्रोथ है खासतौर पे फॉरेक्स के अंदर, और आप प्रॉपरली अगर ट्रेड करें तो आपकी ट्रेड्स जो है कि 70% सक्सेसफुल जाती है। ये मेरा रेशो है ये, और लोगों का भी रेशो तकरीबन इसी तरह आता है, 70-60, बाद लोगों का 50% होता है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपका स्टार्टिंग कैपिटल जो है कि $1,000 है या $200 है, तो फिर आपका गोल भी उसी हिसाब से जो है कि छोटा होना चाहिए। और छोटा गोल होने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आप गोल एक अचीव करते हैं, एक माइलस्टोन आप अचीव करते हैं, तो ये एक जो है कि अच्छी बात होती है और आपको इससे अगले उसके लिए हौसला मिलता है। तो आपके स्टार्टिंग कैपिटल के ऊपर आपका गोल डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से जो है कि अगर आप $5,000 से या अपनी ट्रेडिंग अगर शुरू करते हैं, या एक जो है कि यहाँ पे मैं एक आपके सामने स्प्रेडशीट में शेयर करता हूँ, ये किसी दूसरे ग्रुप की है, लेकिन उससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि गोल जो है कि किस तरीके से जो है ना कि वो बन सकता है। 1 मिनट है, कहाँ चली गई।
अच्छा, वो अभी मुझे मिल नहीं रही है। मैं, अच्छा, एक मिनट। इसको अगर आप जो है कि अराउंड ये समझ लें कि 40% अगर आपका जो है कि एनुअल रिटर्न आता है इसके ऊपर, तो 5000 का जो है कि 40% आपका बन गया तकरीबन जो है कि एक साल में आप 5000 के से जो है कि 9000 तक के करीब जो है कि जा सकते हैं, या $9,500 के करीब जा सकते हैं। तो ये इसका पोटेंशियल है। अब वही वाली बात हो गई कि आपने इससे अपनी जो है कि लिविंग बनानी है, तो फिर आपको आपका कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। इसलिए जो है मैं बार बार ही कहता हूँ कि आप जो है कि गोल ऐसा रखें जो आपके लिए अचीवेबल हो और जिसके लिए रिक्वायर्ड कैपिटल आप जो है कि अफोर्ड कर सकते हो। बेशक शुरू में कम होगा, ओवर द टाइम जो है कि चीज़ बढ़ती चली जाएगी। जो हमारा जो कोर्स होगा इसके जो है कि तकरीबन 8 मॉड्यूल्स हैं, और पहले कोशिश ये करेंगे कि 4 मॉड्यूल जो है कि हम इस वीक में कवर कर लें। इसमें एक जो है कि बेसिक ऑफ द ट्रेडिंग, ये काफ़ी लंबा है। दूसरा जो इंट्रोडक्शन टू मार्केट एनालिसिस 1, ये भी काफ़ी लंबा है। तीसरा वाला जो है कि थोड़ा फिर टेक्निकल होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर चौथा जो है कि काफ़ी टेक्निकल होगा। और फिर अगले हफ्ते जो अगले दिन जब हम बैठेंगे तो बाकी चीज़ें उस दिन फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये जो है कि मॉड्यूल, पहला जो मॉड्यूल जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। और किसी साहब ने अगर कोई भी जब सवाल करना हो तो आप जो है कि अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप सवाल कर लीजिएगा, तो वो इतना बड़ा वो नहीं है। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो है कि जो चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि फाइनेंशियल एसेट्स जितने भी हैं जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम उसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे इसकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, ये जो है कि फिर आपका मॉड्यूल 2 है, इंट्रोडक्शन टू मार्केट एनालिसिस, और इसके अंदर आप ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। न्यूज़, ग्लोबल डाटा, ये ज़्यादातर ये चीज़ें जो फंडामेंटल से और फॉरेक्स से के हवाले से है। जो फंडामेंटल न्यूज़ है वो स्टॉक पे भी असरअंदाज होती है, और पिप कैलकुलेशन कैसे करनी है, एक्सचेंज रेट कैसे देखते हैं, स्ट्रक्चर जो है फॉरेक्स मार्केट का कैसे, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम। और ये भी उसी का साथ साथ है मॉड्यूल 2 का, कि बाय एंड सेल, लॉन्ग शॉर्ट जो है कि ये सारी जो है कैरी ट्रेड और फॉरेक्स ट्रेडिंग के सीक्रेट्स क्या है, मार्केट साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडर्स साइकोलॉजी क्या है। तो जब आप इस चीज़ को यहाँ ख़त्म करेंगे, फिर यहाँ से आपकी जो है कि टेक्निकल एनालिसिस असल में शुरू होगी। यहाँ से फिर हम लोग जो है कि चार्ट ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे, जिसमें पहले तो तीसरे मॉड्यूल के अंदर आपकी जो है कि सारी की सारी चीज़ें कैंडलस्टिक और चार्ट के बारे में। तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, और उसके बाद मॉड्यूल 2 के अंदर जो चीज़, मॉड्यूल 2 में जो चीज़ें आपने कवर की है, बेसिक पिप कैलकुलेशन और ये, तो उसके बाद आप तैयार हो जाएंगे, आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है ना कि स्टेडियो एनालिसिस की तरफ जा सके। ये फिर आपका जो है कि मॉड्यूल 4 आ जाएगा, जो आज के लिए आज यहाँ पे हम लोग इस मॉड्यूल के ऊपर ख़त्म करेंगे। मार्केट साइकिल, मार्केट की मूवमेंट, पिन बार और ये सारी चीज़ें जो है कि फ्रैक्टल, मूविंग एवरेज, और कुछ जो है कि टेक्निकल इंडिकेटर, और मार्केट को रीड किस तरह करते हैं, ये सारे के सारे जो है कि आज कोशिश हम ये करेंगे कि आज जो है ख़त्म कर दें। अब हम मॉड्यूल 1 की तरफ आते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है मैं बहुत तेज़ी से कवर करूँगा। इसकी रीज़न ये है कि एक तो हमारे पास टाइम कम है, और दूसरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को पता भी है, जैसे स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में, और ETF के बारे में। तो स्टॉक के बारे में ये हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये है क्या चीज़ ना। स्टॉक बेसिकली जो है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, या एक हिस्सा होता है जो कि आप एक सर्टेन प्राइस के ऊपर बाय करते हैं। इनिशियल प्राइस पे कंपनी जिसके ऊपर वो शेयर इशू करती है, उसके बाद जो है कि कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, उस कंपनी की डिमांड के ऊपर जो है कि शेयर की वैल्यू जो है कि ऊपर नीचे होती रहती है। शेयर की वैल्यू जब ऊपर नीचे होती है रहती है, तो उससे कंपनी को एज ए सच जो है कि कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस कंपनी ने जो शेयर जिस प्राइस पे इशू करने थे वो उसने कर दिए। आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज वाइज मिलता है वो भी जो है कि उसी इशू प्राइस के ऊपर मिलता है, जिसके ऊपर आपने खरीदा इसके ऊपर नहीं मिलता। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि इन्होंने अभी पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के नाम से, उन्होंने अभी जो है कि अपना डिविडेंड जो है कि अनाउंस किया 45 सेंट समथिंग। लेकिन वो 45 सेंट जो इन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने परसेंटेज वाइज जो बताया था, जब उन्होंने शुरू में 10 रुपए में वो शेयर इशू किया था, उसके ऊपर उन्होंने बताया था। आज उस शेयर के प्राइस जो है कि $377 है।
तो जो 45% या जो भी अगर वो अनाउंस करते हैं तो वो 10 रुपए के हिसाब से करते हैं, वो 45 वो $377 के हिसाब से नहीं करते अनाउंस। तो शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की प्राइस जो है वो जो है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी होती है, और ये प्योरली जो है कि इसकी डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर जो है कि कोई कंपनी के शेयर, फर्ज करें कि 10 लाख शेयर उन्होंने इशू किए हैं, और मार्केट के अंदर जो है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो बायर भी ज़्यादा होंगे, सेलर भी ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी बाय प्राइस और सेल प्राइस, उसके अंदर डिफरेंस कम होगा। अगर आपको कभी किसी स्टॉक की प्राइस के अंदर जो है कि बाय प्राइस और सेल प्राइस के अंदर, जिसे आस्क और बिड भी कहते हैं, डिफरेंस ज़्यादा नज़र आए, इसका मतलब ये है कि ये पहला साइन है कि इस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी ना होने का मतलब ये है कि इस मार्केट को जो है कि आइदर या तो जो है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, या फिर जो है कि इस मार्केट की जो है कि वो डिमांड नहीं है और लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। और बाद औक़ात अगर आप इसको देखें कि जैसे गूगल्स के शेयर हो गए या आपके एप्पल के शेयर हो गए, तो इनका जो बिड और आस्क का जो डिफरेंस जो होता है 2-3 सेंट, 5 सेंट, 4 सेंट के करीब होता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका डिफरेंस जो है कि डॉलर्स के अंदर होता है, $2, $3। तो वहां से आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट में पीछे हो क्या। इंडेक्सेस जो है कि वो आपके बहुत सारे स्टॉक को जब आप मिला के उसका एक जब आप इंडेक्स बना लेते हैं, ट्रैकिंग इंडेक्स, और तो वो आपका इंडेक्सेस कहलाता है। आमतौर पे होता ही है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज, वो एक इंडेक्स बनाती है। उस इंडेक्स के अंदर कहती है कि हम इन कंपनियों का जो है कि प्रोपोर्शनली जो है कि शेयर्स खरीद के रखेंगे। तो वो लोग जो कि किसी एक कंपनी के या 10 कंपनियों के शेयर खरीदने की जो है कि इस्तिताअत नहीं रखते, उनके लिए ये एक ऑप्शन होता है कि वो उस इंडेक्स के अंदर जो है कि 1 या 2 या 3 शेयर जितने वो खरीद सकते हैं वो खरीदे। तो उनका जो है प्रोपोर्शनली जो उन तमाम कंपनियों के अंदर जो है कि वो वो हो जाती है, इनकी जो है कि से हो जाती है। और एक और जो चीज़ ये होती है कि इंडेक्स के अंदर ये होता है कि अगर जो है कि 500 कंपनियों में अगर 2 या 3 कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही और बाकी कंपनियां परफॉर्म कर रही है, तो वो आपस में जो है वो एक दूसरे से बैलेंस आउट कर देते हैं। तो इंडेक्स की ट्रेडिंग के अंदर जो है कि रिस्क तो थोड़ा सा कम होता है, और इसमें जो है कि आपको जो है ना कि पीस ऑफ माइंड ज़्यादा होता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कि इंडेक्स के अंदर जो है कि बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसको बहुत सारे लोग जो है कि ट्रेड नहीं करना चाहते। जैसे फर्ज करें कि S&P 500 के अंदर जो है कि फाइनेंशियल कंपनीज है जो कि इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होती है, तो बहुत सारे लोग जो है कि उसके अंदर जो है कि इंटरेस्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जो है या बैंक्स के अंदर जो है कि अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग जो है कि लेकर्स की कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए फिर होता ही है कि आपको ऐसे इंडेक्स ढूंढने पड़ते हैं या ऐसे ट्रैकर्स ढूंढने पड़ते हैं जिनको ETF कहते हैं, जो कि बाद आप पीछे आ रहे हैं कि जिसके अंदर वो कंपनियां शामिल ना हो। अब जैसे S&P 500 जो है, इसके अंदर तकरीबन समझ लें कि मेरे ख्याल में 3, 4, 5, 6 कोई 7 के करीब जो है कि डिफरेंट जो है कि छोटे इंडेक्स है। फाइन इसके अंदर एक जो है कि इनकी जो है कि एक सेक्टर इनका फाइनेंशियल का है, उसका उन्होंने एक अलग वो बनाया हुआ है। इनका एक सेक्टर जो है कि आपका टेक्नोलॉजी का है, वो अलग बनाया हुआ है। फिर एक इनका जो है कि बेसिक मटेरियल का है, एक आपका जो है कि कंज्यूमर आइटम्स का है। इस तरह से इन्होंने इसके अलग अलग किए हुए हैं। तो अब आप जो है कि यहाँ पे जो है कि अगर किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, जैसे आपने फर्ज किया कि ठीक है मैं जो है कि फाइनेंशियल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे मालूम है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है कि परफॉर्म कर रहा है, तो फिर मैं आप जो है कि उसका ETF ले लेते हैं। ETF जो है बेसिकली कहलाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या और इसकी ये बेसिकली होते ही है कि जो कंपनीज जो है कि S&P 500 के अंदर होती है, उसके एक पर्टिकुलर सेक्टर को ये लोग ट्रैक करते हैं, और जिस प्राइस और जो इसकी पोर्शन होती है वो शेयर लेके वो उस पर्टिकुलर ETF के अंदर रखते हैं। ETF जो है कि बेसिकली एक इस तरह से भी थोड़ा सा इंडेक्स के हवाले से सस्ता होता है कि ये इंडेक्स की जो प्राइस होती है ये इसका 1/10 होता है। अगर इंडेक्स जैसे S&P 500 जो है कि अगर अभी 20,000 का चल रहा है या 22,000 का चल रहा है, तो आपका जो है कि ETF जो इसका जो होगा S&P का, वो तकरीबन 222 या 220 के करीब चल रहा होगा। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा सस्ता भी होता है ये। तो ETF के अंदर जो है कि जो इम्पोर्टेंट ETF जो लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं और जो मैं भी करता हूँ, इसके अंदर एक XLK है। XL की ये टेक्नोलॉजी जो है कि सेक्टर का जो ETF है। एक और मैं जो करता हूँ XLV, जो कि आपका जो है कि हेल्थ केयर है।
और इसके अलावा बेसिक मटेरियल है, इसमें जो थोड़ा मैं कम करता हूँ, और आपका जो है कि कंज्यूमर आइटम्स हो गया जिसके अंदर एप्पल और ये चीज़ें आ जाती है आपकी। तो ये 4 या 5 ETF है जो कि मेरी नज़र में होते हैं और इससे थोड़ा आगे पीछे नहीं जाते। इसके अलावा मैं बाद औक़ात कोशिश ये करता हूँ कि वो कंपनीज या वो कंट्रीज जहाँ पर जो है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही हो या जो कि वो काफ़ी एक्टिव हो, उनके अपने भी ETF आते हैं। जैसे पाकिस्तान का एक ETF है PAK, और इसकी मज़े की बात यह है कि आप जो है कि चूँकि ये अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होता है, तो अगर आप दिन में अगर आप पाकिस्तान की मार्केट परफॉर्म कर रही है तो आपको पता होगा कि शाम में जो है कि इस ETF की प्राइस ऊपर जानी है। अगर पाकिस्तान की मार्केट जो है कि दिन में नीचे गई है तो शाम में, जो हम हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि शाम में जो है कि फिर वो उसकी PAK ETF की जो है प्राइस वो जो है थोड़ी बहुत जो है कि नीचे आएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको ट्रैक करने की कोशिश की है, कोरिलेट करने की। ये चलता है, 100% कोरिलेट नहीं होता, लेकिन जो है कि इसके जो है ना कि वो इम्पैक्ट इस तरीके से आते हैं। खाली एक प्रॉब्लम ये है कि PAK ETF जो है इसकी लिक्विडिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं है, और इस वजह से जो है कि मैं इसको बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ। इसके बाद जो है कि हम आते हैं फ्यूचर्स के, ये डेरिवेटिव्स और बॉन्ड की तरफ हम बाद में आते हैं। फ्यूचर्स जो है कि वो आमतौर पे कमोडिटीज़ जो होती है वहाँ से ये बेसिकली शुरू हुआ था कि अगर कोई शख्स जो है कि अपनी कोई कमोडिटी जो है, अपना राइस हो गया या फिर आपका जो है कि ये ग्रेन हो गया, अगर वो बेचना चाहता था पहले से, तो वो उसके अंदर जो है कि ब्रोकर्स आते थे, वो पहले से जो है कि क्रॉप होने से पहले जो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे फार्मर के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्राइस पहले से फिक्स कर हो जाती थी। जब प्राइस आपकी फिक्स हो गई तो उसके बाद फिर जो है कि डिलीवरी टाइम भी फिक्स कर लेते थे। उस डिलीवरी टाइम के ऊपर जो है कि फार्मर वो डिलीवर करता था। अगर उस वक्त तक उस पर्टिकुलर ग्रेन की प्राइस मार्केट में जो है कि अगर अच्छी हो गई तो जो है कि जो ब्रोकर जो होता है, जिसने जो है कि ये पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खरीदा होता है, उसको फायदा हो जाता है। अगर प्राइसेस जो है कि ऊंच नीच हो जाती है तो उसको नुकसान हो जाता है। इसका एक फायदा जो है कि फार्मर्स को जो है कि ये होता था कि उनको सर्टेनिटी मिल जाती थी कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उनकी क्रॉप जो है कि वो बिक जाएगी, और वो जो है कि फिर उसके ऊपर करते थे। ये चीज़ जो है कि आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट होते होते शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज बोर्ड जो था वहाँ पर जो है कि इसकी जो है कि ट्रेडिंग शुरू होने लगी, और अब जो है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है कि तकरीबन हर चीज़ के मौजूद है। अगर आप जो है कि क्रूड ऑयल के उठा लें, अब मैं अगर चाहूँ कि एक क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे लेना है अगस्त 2000 का, अगस्त के एंड में जब वो एक्सपायर होगा तो मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट मैंने खरीद दिए। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है कि अब जैसे ऊपर नीचे हो रही है, जिस तरह स्टॉक की प्राइस होती है, और उसके बाद फिर जो है कि अगर मैं चाहूँ तो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मैं इसकी एक्सपायरी से पहले ही मैं इसको जो है कि मैं बेच सकता हूँ, और अगर ना बेचूँ तो फिर मुझे डिलीवरी लेनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता कि मैं पूरे जो है कि जहाज़ की जो है कि ऑयल के जहाज़ की डिलीवरी लूँ। तो आमतौर पर होता ही है कि लोग जो है कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को जो है कि आपस में बेचते हैं, खरीदते हैं, डिलीवरी के टाइम तक फिर वो जो है कि वहाँ तक एक्चुअली वो पहुँच जाता है कि जिसने बेसिकली डिलीवरी लेनी होती है। और जिसने डिलीवरी लेनी होती है वो बेसिकली उसका शायद जो है कि फंड्स की कमी होती है, इसलिए वो फौरी तौर पे या महीना पहले या साल पहले जो है या 3 महीने पहले वो जो है कि कमिटमेंट नहीं करता कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि जिस वक्त वो खरीदे उस वक्त जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर बोले। तो ये एक बेसिकली एक तरह की मार्केट जो है कि क्रिएट की गई है। स्पेकुलेशन इसके अंदर ज़्यादा होती है, और उस स्पेकुलेशन में जो है कि प्राइसेस की मूवमेंट जो है कि वो बेसिकली आपको जो है प्रॉफिट देती है, या फिर आपको जो है कि लॉस आपको होता है, जो भी उसके अंदर होता है। तो इसमें ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कि इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। उस एक्सपायरी डेट तक आपने या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है डिस्पोज ऑफ करना है या फिर आपने डिलीवरी लेनी है। आमतौर पे करंट सिनारियोज के अंदर या करंट मार्केट के अंदर होता ही है कि ब्रोकर आपका जो होता है वो आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देता है एक्सपायरी डेट के ऊपर, वो या उससे 1 या 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, अगर आपने उसको जो लिक्विडेट नहीं किया है। क्योंकि आप तस्वीर कर सकते हैं कि ब्रोकर के लिए एक हेडेक होगा उस प्रोडक्ट की डिलीवरी का। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी जो है, और उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगी वो उसी के ऊपर लिक्विडेट करेगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी जो है कि फ्यूचर्स की जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो लिक्विडिटी आपने जो उसको डिस्पोज ऑफ करना है उसको टाइमली डिस्पोज ऑफ करना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है कि उस वक्त तक जो है कि रेकमेंडेड नहीं है जब तक आपका जो है कि मार्केट
की समझने की जो स्किल जो है वो बेहतर ना हो जाए, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कि वो रिस्की इस तरीके से होते हैं कि अगर लेवरेज प्रोडक्ट है और आपका अगर जो है कि टाइमली अगर आपने इसको नहीं समझा और आपने इसको जो है कि क्लोज नहीं किया तो आपको मार्जिन कॉल भी आ सकती है, जिसमें ये कि लॉस आपका जो इनिशियल जो डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया होता है उससे ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। तो इसमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उस वक्त तक ये ना करें जब तक इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बाकी मार्केट में। डेरिवेटिव जो है कि एक जो है कि एक ऑप्शन है सस्ता किस्म का कि अगर किसी कंपनी के जो है कि आप शेयर खरीद नहीं सकते क्योंकि वो बहुत प्राइसी है, तो फिर आप उसके ऑप्शन ले सकते हैं। ये एक बेसिकली और चीपर ऑल्टरनेटिव है शेयर ट्रेडिंग का। इसके अंदर रिस्क आपका लिमिटेड होता है, ये इसको समझना ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है इसको समझना। उसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर जो है वो उसकी प्राइस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है टाइम डिके। अगर आप जो है कि ऑप्शन लेते हैं और कहते हैं कि मैं जो है कि 1 कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑप्शन का लिया जिसमें तकरीबन 100 शेयर होते हैं एप्पल का, 10 रुपए का, या $100 का आपने लिया वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कि आपका एक्सपायर हो रहा है फर्ज करें कि सितंबर 2017 के अंदर। अब अगर तो है ये है कि अगर तो एप्पल की प्राइस उस दौरान जो है कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती है तो आपको इसके अंदर फ़ायदा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी एक्सपायरी करीब आती जाएगी इस ऑप्शन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। इवन ये कि जिस दिन वो एक्सपायर हो रहा होगा उस दिन उसकी वैल्यू जो है कि बिल्कुल आपकी जो है कि ज़ीरो हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कि टाइम डिके को समझें, वरना जो है कि जो आपने ऑप्शन के लिए पैसा लगाया होता है जिसमें जितने में आपने खरीदे होते हैं वो पैसा आप उसके अंदर लूज कर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है कि ज़्यादातर जो है कि वो वर्थलेस जो है एक्सपायर्ड होते हैं। और इसके अंदर आपका रिस्क लिमिटेड इस तरीके से है कि जितना जो है कि जितने के आपने ऑप्शन खरीदे हैं उतने ही के जो है कि आप बेसिकली रिस्क ले रहे हैं। और इसकी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक मिसाल में इस तरीके से देता हूँ कि आपको जो है कि एक मकान पसंद आता है, आप लेना चाहते हैं मकान, लेकिन आपके पास जो है कि लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं जो है कि 2 साल के बाद ये मकान फर्ज करने के मैं लेना चाहता हूँ, या एक ज़मीन आप लेना चाहते हैं, अभी उससे एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं लेकिन पेमेंट आप 2 साल के बाद करना चाहते हैं। तो जो आपका जो लैंडलॉर्ड होगा जिससे आप बाय कर रहे होंगे, सेलर जो होगा, वो सेलर आपसे जो है कि एक प्रीमियम मांगेगा इसके ऊपर कि ठीक है हम आज की प्राइस के ऊपर हम इसको एग्री करते हैं, लेकिन आप जो है कि $50,000 हमें आप प्रीमियम दे दें, और आप जो है कि अगर 2 साल में अगर आपने इस ज़मीन की डिलीवरी नहीं ली तो ये 50,000 मेरे हो जाएंगे। अगर आपने ज़मीन की डिलीवरी ले ली तो भी ये 50,000 ये प्रीमियम है, ये जो है कि प्राइस का हिस्सा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो फिर जो है कि आप जो है कि आज की प्राइस पे वो ज़मीन के पैसे देकर आप ले लीजिएगा मेरे पास से। तो इसके अंदर ये होता है कि जो बायर जो है वो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो इन 2 सालों के दौरान वो चाहे तो वो खरीद ले या चाहे तो इसको वो जो है जाने दे और इसको ना खरीदे। सेलर की ये जिम्मेदारी होती है कि 2 साल तक वो आपकी ज़मीन आपके लिए होल्ड करके रखेगा। अगर उस 2 साल के दौरान ज़मीन की प्राइसेस जो है कि फ़र्ज़ करें कि 2 लाख की ज़मीन की 50,000 आपने उसको जो है कि प्रीमियम दिया था इसका रखने के लिए, उसकी जो कॉस्ट जो थी, और अब जो है कि ज़मीन की प्राइस जो है कि 3 लाख हो जाती है 2 साल के बाद, तो आप जो है कि उसको 2 लाख दे के आप ज़मीन ले लेंगे, आपको जो है 50,000 का फ़ायदा हो गया, क्योंकि बेसिकली जो है कि जो सेलर जो है उसको 2.5 लाख मिले, 50,000 पहले मिले थे, 2 लाख उसको बाद में मिले, और आपको जो है कि 3 लाख के अंदर ये अब आप आगे बेच सकते, 50,000 का आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर इस दौरान फ़र्ज़ करें कि ज़मीन की प्राइस 2 लाख से कम होकर जो है कि 1 लाख पे रह गई, तो आपके पास जो है कि ये ऑप्शन है कि आप उसको बाय ना करें। आपका लॉस क्या हुआ? आपका लॉस जो है कि वो $50,000 हुआ है जो आपने इनिशियली एज ए प्रीमियम जो है कि बायर को दिया था, सेलर को दिया था। सेलर को जो है कि उसके 50,000 मिल गए, उसकी ज़मीन उस वक्त पड़ी है, वो उसको वेट कर सकता है, चाहे तो इसको दोबारा मार्केट में डाल दे और चाहे तो जो है कि जब तक प्राइस ऊपर नहीं आती वो उसको अपने पास रखे। तो ये ऑप्शन के अंदर समझना। अच्छा, अब इसके अंदर ये टाइम डिके जो है ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे एक्सपायरी डेट करीब आती जाती है वैसे वैसे ऑप्शन की वैल्यू जो है कि कम होती जाती है, और यहाँ पर आप जो है कि जो आपके जो राइट्स जो है ना बेसिकली वो बाय कर रहे होते हैं कि भाई मैं मेरे पास ये राइट मौजूद है कि मैं फलानी तारीख को जो है कि एप्पल के इतने शेयर खरीदूंगा। आज फर्ज करें कि एप्पल के शेयर जो है कि चल रहे हैं तकरीबन $150, लेकिन आपको पता है कि 3 महीने बाद जो है कि एप्पल की अर्निंग आनी है, एप्पल की अर्निंग अच्छी आनी है और इसके शेयर की प्राइस जो है कि तकरीबन जो है कि चली जाएगी $200 तक या $250 तक चली जाएगी।
लेकिन जो है कि आप जो है कि अभी 150 के हिसाब से अपना सारे का सारा पैसा लॉक नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पास नहीं है वो और ना भी हो, तो आप ये करते हैं कि बजाय इसके कि आप 159 का एक शेयर अभी खरीदें, आप जो है कि $100 के जो है या $200 के जो भी है, आप 100 शेयर का जो है कि ऑप्शन ले लेते हैं, और उसके बाद जो है कि 3 महीने बाद अर्निंग के टाइम के ऊपर जो है कि अगर जो है कि उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही है ऑप्शन एप्पल्स की, तो जो है कि आप जो है कि वो सेलर से खरीद के आगे मार्केट में आप बेच, आप अपना प्रॉफिट बना दें। और अगर आप चाहें तो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है कि एज इज भी बेच सकते हैं। तो ये इसकी पूरी एक अलग जो है कि बेसिकली समझ लें कि 2-3 दिन की जो है कि ये कोर्स है ऑप्शन को समझने का। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाय और सेल जो है कि इतना सिंपल नहीं है जिस तरह आप जो है कि स्टॉक मार्केट में करते हैं कि आज खरीद लिया, उसके बाद मैं देखूंगा 1 साल के बाद जो है कि अगर दाम बढ़े तो ठीक है, नहीं बढ़े तो मेरे पास शेयर तो पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, टाइम आने के ऊपर ये चीज़ आपकी एक्सपायर हो जाती है। डेरिवेटिव के अंदर जो दूसरी जो चीज़ आपकी आती है CFD कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, ये समझ लें कि जो हजरात जो है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनके हैं, वो लोग शायद इस चीज़ को इस तरीके से समझे कि पाकिस्तान में जो है कि गवर्नमेंट जो है प्राइस बॉन्ड इशू करती है। उस प्राइस बॉन्ड की वैल्यू जो है कि 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी होती है। और उसके बाद जो है कि बहुत सारे जो है कि लोग ऐसे होते हैं जो इस प्राइस बॉन्ड की पर्चियां बेचते हैं। वो पर्चियां जो होती है वो ये होती है कि 100 रुपये का प्राइस बॉन्ड है तो पर्ची जो है कि 10 रुपये की मिलेगी आपको। अगर उस प्राइस बॉन्ड का नंबर निकल आया तो जिसके पास उस नंबर से मिलती जुलती 10 रुपये की पर्ची होगी, वो जिससे उसने खरीदेगी वो उसको कोई ना कोई जो है कि पैसे जो भी प्रोपोर्शनली होगा वो उसको देगा, वरना उसके पैसे दे। तो ये CFD इसी तरीके से है। और इसके अंदर होता ये है बेसिकली कि जो इंडेक्सेस या जो करेंसीज जो है कि उसके अंदर जो मूव हो रही होती है, उसकी मूव की जो वॉलेटिलिटी है, बाय और सेल का जो डिफरेंस है, उसके ऊपर आप स्पेकुलेट करते हैं और अपने ही ब्रोकर से आप जो है कि बैटिंग करते हैं कि ये प्राइस अगर यहाँ जाएगी तो वो आपको इतने देगा, अगर नहीं जाएगी तो आपके पैसे लॉस हो जाएंगे। तो बेसिकली ये सिंपल फॉर्म में जो है कि एक तरह की ये गैम्बलिंग है। इसके अंदर ना आप एक्चुअल स्टॉक जो है कि बाय करते हैं ना सेल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है कि आप जो है कि किसी घोड़े की रेस के ऊपर, जैसे घोड़ा जो दौड़ रहा है तो उसके ऊपर जिस तरह बैटिंग करते हैं, घोड़ा जो है कि धीमा दौड़े तेज दौड़े वहाँ पे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन कोशिश आपकी होती है कि वो तेज दौड़े। तो उसी तरह की जो है ये एक गैम्बलिंग टाइप की चीज है। फीचर तो हमने कर लिया, ये आगे अच्छा उठे जा रहे हैं। 1 मिनट, अच्छा अब जो है कि आपकी जो है कि प्रॉफिट जो आप बनाते हैं ट्रेडिंग से, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटीज जो होती है आप उसको बढ़ाते हैं, और जो आपका रिस्क जो होता है आप उसको रिड्यूस करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना रिस्क रिड्यूस करेंगे और अपनी प्रोबेबिलिटीज बढ़ाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ट्रेड जो है कि सक्सेसफुल होगी। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपकी समझ में चीज़ आ जाएगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि पूरी जो है ट्रेडिंग का ये है कि आपने अपनी प्रोबेबिलिटीज बढ़ानी है और अपना रिस्क जो है कि रिड्यूस करना है। ये शब्बर रजा साहब ने पूछा कि डेरिवेटिव्स लाइक अ पर्ची सिस्टम इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब जो है कि ये जो यहाँ पे आपने देखा था कि हम अपनी प्रोबेबिलिटीज कैसे इंक्रीज करें और रिस्क कैसे रिड्यूस करें, तो उसके लिए जो टूल्स जो हमें चाहिए वो ये वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हमें समझना है, टेक्निकल एनालिसिस हमें समझना है, रिस्क मैनेजमेंट हमें समझना है, और उसके बाद हमें स्ट्रेटजीज बनानी है जो इन तीनों को जो है कि कंबाइन करके आपके सामने जो है एक तरह का ट्रेड प्लान लेकर आएगी। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो ये होगा तो मैं यूं करूंगा, प्राइस यहाँ जाएंगी तो मैं निकल जाऊंगा या क्या करूंगा। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है, ये 3 चीजें जब हम समझ लेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल और रिस्क मैनेजमेंट, तो फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजीज पे आएंगे। आज हम जो है कि 2 बहुत ही बेसिक किस्म की स्ट्रेटजीज समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है कि 19 तारीख का जो सेशन होगा उसके अंदर जो है कि वो स्ट्रेटजीज जो है कि थोड़ी एडवांस और कॉम्प्लेक्स होंगी। आपका जो है कि जो सक्सेसफुल अगर आपने होना है ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको जो है कि ये चीज़ें जो है ना, ये एट्रीब्यूट जो है कि आपके पास होने चाहिए। डिसिप्लिन, पेशेंट, और आपकी जो है कि मार्केट कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग। आपने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी है। एक्टिव ट्रेडिंग आपने इसलिए नहीं करनी कि एक्टिव ट्रेडिंग के अंदर जो है कि रिस्क ज़्यादा होता है। रिएक्टिव ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली सिंपल ये है कि आप पहले देखते हैं
मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट कंफर्म करती है इटसेल्फ कि हाँ भाई मैं उसी डायरेक्शन में जा रही हूँ जहाँ पे आपका एनालिसिस जा रहा है, तो उसके बाद फिर आप जो है कि अपनी ट्रेडिंग की कंफर्मेशन करने के बाद फिर आप इंटर करते हैं। तो ये रिएक्टिव ट्रेडिंग, ये जो है कि हम इसके ऊपर सारा मेरा फोकस होता है। और जो लोग मेरे ख्याल में शायद वो भाई नाइटली सेशन अटेंड करते हुए देखते होंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ जब तक कंफर्मेशन नहीं आती मैं ट्रेडिंग नहीं करता, चाहे उसके अंदर जो है कि मैं प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अगर लूज कर जाऊं, ये उससे बेहतर है कि मैं अपना जो है कि कैपिटल लूज करूं। तो रिएक्टिव ट्रेडिंग में जो है कि आप मार्केट को 100% कैप्चर नहीं करते और ना ही आपको जरूरत है। अबाउट जो है कि जो भी पर्टिकुलर मूव हुआ है अगर आपको उसका 40% भी मिल जाता है, इट्स मोर देन इनफ। रिस्क मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है और इसके ऊपर जो है कि पूरा एक मॉड्यूल है, हम उसकी तरफ आज थोड़ा सा कवर करेंगे, बाकी जो है कि अगले सेशन में भी कवर होगा ये। तो बाकी है कि ट्रेड की जो है कि प्लानिंग किस तरह करनी है ये भी आज के सेशन में देखेंगे। लेकिन ये जो है ना कि रिएक्टिव ट्रेडिंग, डिसिप्लिन और पेशेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो है कि पेशेंट नहीं होगा तो आप मोस्ट लाइकली होता ही है कि आमतौर पे जब लोग जो है कि जल्दी करते हैं तो ट्रेड में या तो टू अर्ली एग्जिट हो जाते हैं या फिर जो है कि वो ग्रीडिंग करते हैं तो जो है कि बहुत लेट इंटर होते हैं। आमतौर पर इतना लेट इंटर होते हैं कि बिल्कुल टॉप पे जाके जो ना एंट्री उनकी होती है, और ये अक्सर होता है लोगों के साथ। और उसकी रीजन ये है कि पेशेंट नहीं होता और ग्रीडिंग हमारे पास होती है। अब हम आते हैं कुछ ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर और इसको जो है कि हम लोग जो है कि निपटाते हैं जल्दी जल्दी। इसके अंदर पहली चीज जो है कि इन्वेस्टमेंट, पोजीशन, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और स्कैल्पर ना। तो ये शुरू से इन्वेस्टमेंट आमतौर पे वो उस ट्रेडिंग को कहते हैं जिसके अंदर आप जो है कि किसी एक ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स या कुछ लेकर या उसकी जो कुछ स्टॉक्स लेके रख लेते हैं साल 2 साल के लिए, और उसके बाद जो है कि उसके अंदर देखते हैं कि क्या पोजीशन है। आमतौर पे जो प्रॉपर्टी के अंदर जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 2-3 साल के बाद जब उसको बेचते हैं कुछ करते हैं, तो ये आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। पोजीशन ट्रेडिंग उसके मुकाबले में ये होती है कि आप कोई पोजीशन खोलते हैं, वो पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कि 2 महीने, 1 महीना इस तरह आप रखते हैं। बाद लोग इसको 3 हफ्ते पे भी रखते हैं, 2 हफ्ते पे भी रखते हैं। तो पोजीशन ट्रेडिंग बेसिकली आप यूँ कर लें कि आपकी जो है कि इंटरमीडिएट टाइप की जो है कि इन्वेस्टमेंट हो सकती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। स्विंग ट्रेडिंग जो है कि मैक्सिमम 1 वीक तक वो पोजीशन आपकी ओपन होती है। मैं आमतौर पे मेरी ये होती है तो कोशिश कि ट्यूसडे को जो भी परचेसिंग मुझे करनी होती है स्टॉक मार्केट की वो मैं करता हूँ और देखता हूँ कि फ्राइडे को अगर मुझे कुछ क्लोज करनी है तो मैं फ्राइडे को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद अगर जो है कि मुझे कुछ और ख़रीदना है तो फिर मैं दोबारा ट्यूसडे को जाके मैं ख़रीद लेता हूँ और जो है कि बेचता हूँ। तो आमतौर पे जो स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो वीक के अंदर अंदर होती है। डे ट्रेडिंग ड्यूरिंग अ डे, अगर जैसे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में जब भी करता हूँ मैं विद इन अ डे करता हूँ। मैं फ्यूचर की ट्रेडिंग कभी भी जो है कि ओवरनाइट लेके नहीं जाता। इसकी रीज़न ये है कि मैं अपना रिस्क जो है कि उसी दिन क्लोज करना चाहता हूँ मैं। और इसी तरह फॉरेक्स की ट्रेडिंग भी बहुत सारे लोग जो है कि ओवरनाइट ले जाते हैं। मैं भी बाद औक़ात मेरी ट्रेड्स चली जाती है ओवरनाइट, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जो है कि इसको सोने से पहले क्लोज कर दूं। इसकी एक रीज़न ये है कि मार्केट जो की मूव जो है कि बहुत ही ज़्यादा एरेटिक होती है, ख़ासतौर पे जब अमेरिकन सेशन खुलता है और न्यूयॉर्क और लंदन सेशन जब जो अपने पीक के ऊपर होते हैं, तो वो टाइम जो है कि मार्केट के अंदर जो है कि मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना कि अनकंट्रोलेबल होती है। तो अगर आप जो है कि 100% श्योर होते हैं और आपके एनालिसिस कहते हैं कि नहीं ये वाकई में इसने जो है कि प्राइसेस जो है कि आपकी डायरेक्शन में मूव होनी है, तो आप जो है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है खोल के रख सकते हैं इसके अंदर वीक और मंथ्स के ऊपर भी। लेकिन ये है कि आमतौर पे जो है कि मेरी कोशिश होती है कि जो छोटी मेरी जो ट्रेड होती है, अगर मैं आवरली चार्ट के अंदर कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ या 30 मिनट्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको जो है कि उसी दिन क्लोज कर दूँ। स्कैल्पिंग जो है वो आप बहुत सारे लोग जो है कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जो है कि पीक हुआ बाय सेल किया, नीचे गया बाय किया, फिर ऊपर गया बाय सेल किया, बाय किया, बाय सेल करते हैं। तकरीबन घंटे में जो है कि 3 या 4 मरतबा जो है कि बाय सेल करते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है कि 2 घंटे में कोई 20 मरतबा बाय एंड सेल करते हैं। उसके अंदर जो है कि होता ही है कि वो छोटी छोटी पिप्स जो है कि वो पिक करते हैं। कभी किसी उसके अंदर ट्रेड के अंदर 10 पिप, 2 पिप, 3 पिप, 5 पिप इस तरह बनाते बनाते अपना जो है वो
करते हैं। बहुत सारे लोग आमतौर पर करते हैं कि प्राइस जो है कि एक पिप मूव हुई, उन्होंने जो पोजीशन क्लोज कर दी, फिर दोबारा खोल दी, फिर एक उसके अंदर होता ही है कि आपका ब्रोकर आपसे बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको बड़ा अच्छा कमीशन मिल रहा होता है इसके अंदर, और आपको और आप जो है कि आप अपने प्रॉफिट का जो है ना कुछ पोर्शन इस तरह लूज कर रहे होते हैं कि वो कमीशन की मद में वो उसमें चला जाता है, उसके कमीशन की पेमेंट के अंदर। तो अगर तो आपको वाकई में जो है कि किसी करेंसी पेयर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको उसकी डायरेक्शन का वाकई में पता है और आपका एनालिसिस कहता है कि उसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो फिर आपको स्कैल्पिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है कि डे ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म पोजीशन खोलें ताकि उसके अंदर जो है कि आप कुछ बना सकें, आपका कमीशन बच जाए। क्योंकि कमीशन जो एक होता है सबसे स्टॉक मार्केट में खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमीशन जो है कि सबसे ज्यादा जो है ना कि आपका प्रॉफिट को जो है कि हिट करता है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल में जो अब तक जो मैंने मिनिमम देखा है वो $10 देखा है कमीशन पर ट्रेड, और ये बहुत ज्यादा है। और अगर आपने किसी ट्रेड में बनाना ही जो है कि $50 है तो $10 आपके वैसे उसके अंदर चले गए, बेचने के $10 खरीदने के $20 आपके चले गए, $30 आपने बनाए। तो स्कैल्पिंग के अंदर जो है कि कमीशन आपका जो है कि वो आपके लिए जो है ना कि आपका सारा प्रॉफिट को वो जो खा जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिथम ट्रेडिंग जो है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती है, अमेरिका ने अब इसके ऊपर जो है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्योंकि इससे जो है कि मार्केट जो है कि आर्टिफिशियली जो है कि मैनिपुलेट होती है। होता ही है कि सॉफ्टवेयर जो है कि मशीन बेस्ड जो है कि ट्रेडिंग होती है, वो जो है कि देखता है कि अगर हाफ पिप या क्वार्टर पिप जो है कि प्राइस मूव होने वाली है, वो जो है कि मिलियन 2 मिलियन जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता है, और जैसे ही जो है कि अनदर हाफ पिप प्राइस मूव उनको बेच देता है। वो उससे प्राइस एकदम ऊपर जाती है, एकदम नीचे आती है। और चूंकि इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं तो हाफ पिप के ऊपर जो है कि वो इतना बना लेते हैं कि उनको जो है कि कमीशन वगैरह वो स्पेशली नेगोशिएट करते हैं फिर अपने ब्रोकर के साथ, तो फिर वो जो है कि उनके अंदर जो है इनका अच्छा खासा बन जाता है। तो वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग काम करते हैं ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, आमतौर पे 1 मिनट, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में भी बाद औकात। इसीलिए चूंकि मशीन से आप जो है कि नहीं लड़ सकते, वो बहुत फास्ट होती है, आपके ब्रेन से ज्यादा फास्ट चलती है, तो इस चीज को आप अवॉइड करें कि जो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि वहां पर आपका मुकाबला जो कि ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग वालों से होगा, और जो कि आप उनको बीट नहीं कर सकते। और जब किसी चीज को बीट नहीं कर सकते तो खामोखा में जो पैसा लूज करने का फायदा क्या है। टिकर सिंबल जो है कि टिकर जो है कि किसी भी कंपनी का जो ट्रेडिंग सिंबल होता है उसको टिकर भी कहते हैं। जैसे एप्पल का जो है कि AAPL जो है वो एप्पल का होता है, और जब आप जो है कि AAPL जब आप उसके अंदर डालेंगे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर तो आपको उसका वो सिंबल दिखा देगा। मैं आपको जो है कि एक इसकी एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये जो है कि अगर आप यहाँ पे जाएं, एक साइट है finviz.com, यहाँ पर अगर आप जो है कि उस कंपनी का आप टिकर डालते हैं और फर्ज करें कि मैंने डाला XLK, तो ये देखिए नीचे आ गया, ये सिंबल है, ये टिकर कह लें इसको, टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पाइडर ETF। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसने इसका चार्ट खोल दिया। अब आपकी जो सारी ट्रेडिंग होगी वो इस सिंबल के जरिए होगी। आप बेसिकली इस सिंबल, आपका ब्रोकर भी आपको इस सिंबल से जो है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन डील करेगा, और बाकी सब जगहों पे भी इसी के हवाले से जो है कि आपकी वो डील होंगी, और जो फुल नाम जो है कि वो वहाँ पे नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप एक और देखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि फर्स्ट करें कि AAPL एप्पल, ये आपका एप्पल का जो है कि पेयर आ गया ये। तो इसी चीज को जो है कि आप सिंबल कहते हैं और इसी चीज को आप टिकर भी कहते हैं। हम लोग जो है कि जब ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर खासतौर पर मैं जो है कि टिकर की ट्रेडिंग करता हूँ, सिंबल की ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है या क्या नहीं है, थोड़ा सा मुझे फर्क मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि विद इन अ वीक ट्यूसडे को अगर मैं खरीदता हूँ तो मेरी एनालिसिस ये मैं फोकस ये होता है कि फ्राइडे को जब मैं क्लोजिंग करूंगा तो ये प्राइसेस कहाँ पर होगी। अगर वो जो है कि मेरी टारगेटेड प्राइसेस के उसके टच करने के चांसेस होते हैं तो जो है कि मैं यहाँ पे जो है कि प्राइस में इंटर होऊंगा, वरना मैं नहीं होऊंगा। तो मैं बेसिकली मेरा जो फोकस होगा वो ये होगा
कि ट्यूसडे को एप्पल की प्राइस कहाँ पर है और फ्राइडे को एप्पल की प्राइस कहाँ पर है, उसका जो डिफरेंस है, आया वो मेरे रिस्क जो मेरा है उसके मुताबिक है या नहीं है, तो मैं उसके अंदर एंटर करूंगा, वरना मैं उसमें मेरी एंट्री नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह जब आप करेंसीज के ऊपर जाते हैं तो करेंसीज के ऊपर जो है कि जो टिकर जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होते हैं। वो जो है कि यूरो यूएसडी, जैसे यूरो और यूएसडी का जो होता है, ये बहुत सारे लोग जो है कि ये स्लैश इसके अंदर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग स्लैश यूज नहीं करते। तो इन चीज़ों का जो है कि आपको जो है कि ख्याल रखना पड़ेगा। वो लोग जिन्होंने AUD USD को ट्रेस किया होगा तो उन्होंने देखा होगा AUD USD जो कि बेसिकली नीचे आया है और इस वक्त जो है कि US डॉलर जो है तमाम करेंसीज के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग जा रहा है। ये आपको ये बता रहा है यहाँ पर, खासतौर पर यूरो के मुकाबले में अराउंड जो है कि 0.80% जो है कि वो स्ट्रॉन्ग गया है। तो करेंसी का जो है कि आपका इस तरीके से होता है। फ्यूचर्स का जो टिकर या सिंबल जो होता है वो जो है कि इसके अंदर यहाँ पे शायद कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। फर्ज करें कि क्रूड ऑयल अगर है यहाँ पे, करेंसीज कहाँ गया क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, शुगर, कौन, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो सिंबल, जैसे फर्ज करें कि ये क्रूड ऑयल ना, तो इसका सिंबल जो होता है आपका CL होता है। CL के बाद फिर जिस महीने का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो महीना होता है, और उस तरीके से जो है ना कि आप इसको देखते हैं। तो अभी जो है कि क्रूड ऑयल जो है कि वो यही बता रहा है कि जो है कि ये ऊपर जा रहा है, और ये मेरे ख्याल में शायद सितंबर का जो है कि ये मंथ होगा। इसको देखते हैं क्या बताता है ये, यहाँ पे लिखा होगा ये किस महीने का, अगस्त का, अगस्त। अच्छा, ये कंटिन्यूअस सिंबल है ये। तो ये बेसिकली जो है कि आपकी क्रूड ऑयल के जो ना कि वो इस तरीके से होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा CL, तो ये मुझे बता देगा कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। जैसे CL किया ना मैंने, @CL, ये देखिए नीचे आ रहा है, ये क्रूड ऑयल, ये वही चीज़ आ रही है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वही खोल देगा ये देखें। तो इसके ये जो है क्रूड ऑयल जो है कि अगर उसके सिंबल से CL से पहले अगर @ का साइन हो तो इसका मतलब है कि वो ये कंटिन्यूअस जो है कि ये चार्ट आपको दिखा रहा है। लेकिन आप जो है कंटिन्यूअस चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडिंग आपने जो है कि जिस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके ऊपर करनी होती है। तो ये जो है कि आपके सिंबल और टिकर है। लॉन्ग, बाय, शॉर्ट, सेल, ये टर्म्स अभी जो है कि आगे आएंगी, आपको जो है कि ये समझ में आ जाएगी। शेयर के बारे में आपको पता ही है कि किसी भी कंपनी का जो पोर्शन जो है शेयर है। फंडामेंटल्स जो है कि वो न्यूज़ जो कि किसी कंट्री की या किसी कंपनी की फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, उसको फंडामेंटल कहते हैं। जैसे किसी कंपनी की जो है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गई, या उनकी अर्निंग्स आ गई, या उनकी जो है कि कोई मेजर न्यूज़ आ गई, जैसे कि फर्ज किया कि फेसबुक ने जैसे कि किसी कंपनी को जो है कि एक्वायर किया, वो उसकी जो फंडामेंटल न्यूज़ हो गई। अब उस न्यूज़ की बेस के ऊपर जो है कि प्राइसेस के अंदर मूवमेंट आती है। कंपनी, कोई कंट्री जो होती है, उसकी फाइनेंशियल न्यूज़ होती है, इकोनॉमिक न्यूज़ होती है, या डाटा रिलीज होता है, उसको जो है कि ये फंडामेंटल्स के अंदर आता है। बहुत सारे जो है कि लोग जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर करते हैं। वो ये देखते हैं कि कंपनी की आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, कंपनी क्या किसी के नए बिजनेस वेंचर के अंदर जा रही है जिसके अंदर इसकी जो है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो लोग जो है कि वो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आमतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो लोग टेक्निकल्स को नहीं देखते। टेक्निकल्स जो होती है एनालिसिस, उसके अंदर आप ये देखते हैं कि जो प्राइसेस की जो मूवमेंट आज हुई थी या कल होगी या कल हुई थी, और दूसरा ये कि उस दिन जो भी वॉल्यूम था उसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, टॉप क्या था, बॉटम क्या था, उसकी बेस के ऊपर आप जो है कि पिछली हिस्ट्री देख के अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर जो है कि एक साल पहले अगर प्राइसेस यहाँ पे थी, ये इसकी जो है कि बिल्कुल बॉटम पहुंच चुकी है, इसका मतलब है कि प्राइसेस उसके करीब पहुंच रही है। हो सकता है कि यहाँ पर आके जो है कि मजीद नीचे ना जाए और यहाँ से बाउंस हो जाए। तो इस किस्म की जो आप एनालिसिस करते हैं मार्केट की बेस्ड ऑन द प्योर उसके डाटा के ऊपर, तो वो टेक्निकल एनालिसिस आपके कहलाती है। ये टेक्निकल एनालिसिस जो है कि यही जो है कि हमारे पूरे स्कोर्स की जो है कि बेस होगी, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती, और चूँकि इतनी ज़्यादा जो है कि वो चीज़ें नहीं है देखने के लिए। और दूसरी एक चीज़ ये होती है कि टेक्निकल्स के अंदर जो प्राइस डाटा जो होता है उसके अंदर जो फंडामेंटल न्यूज़ का जो इम्पैक्ट आना होता है वो आ चुका होता है ऑलरेडी। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जो है कि
रिएक्टिव ट्रेडर्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जो चीज हो चुकी है उसकी बेस के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, जो चीज होने वाली है उसकी बेस के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो इस वजह से हमारी पूरी जो ये सेशन जो है ये ज्यादातर जो है ये फंडामेंटल्स के ऊपर जो है कि बेस करेगा, या हम उसके ऊपर जो है कि वो फोकस करेंगे। उसके बाद बुल मार्केट और बियर मार्केट, प्राइस अगर जो है कि ऊपर जा रही हो तो उसको बुल मार्केट कहते हैं, प्राइस नीचे जा रही है तो उसको बियर मार्केट कहते हैं। बुलिश सिग्नल, प्राइस ऊपर जाने वाली है तो उसको बुलिश सिग्नल कहेंगे। बियरिश सिग्नल अगर प्राइसेस नीचे आने वाली है। बुलिश सिग्नल आमतौर पे जो है कि बुल ट्रेंड के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, बुल ट्रेंड के अंदर आपको बियरिश सिग्नल मिलेंगे, और बियर मार्केट के अंदर आपको बुलिश सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि ये इसके अपोजिट चलता है। ये जब आगे आएंगी चीजें तो ये आप इसको समझ लेंगे जैसे जैसे आती जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है कि अच्छा, अब जो है कि अब हम आते हैं कि फॉरेक्स को हम जो कि यूज करेंगे बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम, अपना ट्रेडिंग को लर्न करने के लिए। और उसकी रीजन जो है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है कि एक तो इजियर एक्सेस मार्केट डाटा पे होता है, 24 आवर मार्केट है, मोस्ट लिक्विड मार्केट है, फ्री सॉफ्टवेयर इसके अवेलेबल है, वाइड रेंज ऑफ नॉलेज अवेलेबल, इंटरनेट पे गूगल करें कहीं पे भी करें आपको फॉरेक्स की मार्केट के हवाले से बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो इसलिए हमने ट्रेडिंग को लर्न करने के लिए फॉरेक्स को जो है कि हमने बेस बनाया है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं कि जब हम फॉरेक्स को ही जब हम लेके चलेंगे तो फिर आपके ब्रोकर की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। और ब्रोकर के सिलेक्शन के अंदर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है कि ये स्कैम चल रहे हैं इसके अंदर, खासतौर पे फॉरेक्स के अंदर। और वो बेसिकली करते हैं ये है कि वो डीलिंग डेस्क जो है कि ऑपरेट करते हैं। डीलिंग डेस्क बेसिकली क्या होती है कि आपने जो है कि एक ऑर्डर मार्केट के अंदर डाला, अपने ब्रोकर के जरिए, ब्रोकर ने जो है कि वो ऑर्डर मार्केट में पास ऑन नहीं किया, ब्रोकर ने आपका ऑर्डर उसी वक्त मार्केट में पास ऑन किया जब उसके ऊपर जो है कि आप प्रॉफिट बना रहे होंगे, वो उससे पहले नहीं करता। वो बेसिकली करता ही है कि आपके ऑर्डर को होल्ड करके बैठ जाता है अपने ही पास, और मार्केट के अंदर जब आप ऑर्डर क्लोज करते हैं अगर लॉस के ऊपर, तो वो जो पूरे का पूरा पोर्शन जो होता है बजाय इसके कि किसी और ने खरीदा हो, वो उसकी जो है कि जेब में चला जाता है। और इसको डीलिंग डेस्क कहते हैं। इसको जो है कि 2 नंबर बुक्स भी कहते हैं। पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑपरेट होती है। इसको जो है कि वो डब्बा वब्बा कुछ इस तरह की कोई चीज़ कहते हैं वहाँ पे। और लेकिन जो है कि इसके अंदर बहुत आपको जो कि एहतियात की ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली जब आप ट्रेड ओपन करते हैं तो आपका जो ब्रोकर जो होता है उसकी पूरी कोशिश होती है कि आप अपनी ट्रेड लूज कर जाए। इसके मुकाबले में कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं कि जो एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू द मार्केट, और आपका जो ईसीएन जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क एक होता है, उसके जरिए ट्रेडिंग करते हैं। और उसके अंदर ये होता है कि जब आप अपना ऑर्डर उस पर्टिकुलर ब्रोकर के जरिए डालते हैं तो वो ऑर्डर आपका स्ट्रेट टू द मार्केट जाता है। और वो मार्केट के अंदर जब जाता है तो उसके अंदर जो है कि बैंक भी होते हैं, हेज फंड भी होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, अदर ब्रोकर भी होते हैं उसके, और उस पर्टिकुलर ब्रोकर के अपने क्लाइंट भी होते हैं। अब फर्ज करें कि एक ब्रोकर के पास एक मैं क्लाइंट हूँ, एक आप क्लाइंट है, एक ट्रेड आपने ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर की अगर आपने खोली बाय की और मैंने जो है खोली सेल की, शॉर्ट की, तो ये जो आपका जो ब्रोकर जो होगा एसटीपी वाला, ये कोशिश ये करेगा कि जो है कि उसी के अपने सिस्टम के अंदर जो है कि वो ट्रेड एक दूसरे से मैच हो जाए, ताकि जो है कि उसको जो है कि आगे कमीशन ना देना पड़े। लेकिन जो है कि वो आपके अगेंस्ट, लेकिन उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो किसी की ना फेवर कर रहा होता है ना कुछ कर रहा होता है। तो वो बेसिकली आपकी ट्रेड को किसी दूसरे क्लाइंट, उसके अपने क्लाइंट से मैच कर रहा होता है। वो अगर वहां पे मैच नहीं करता तो फिर वो उठा के उसके जो दूसरे पार्टनर ब्रोकर होता है उनके पास या म्यूचुअल फंड या बैंक के पास जो है कि वो मार्केट के अंदर आपकी ट्रेड डाल देता है, और वहां से फिर जो है कोई ना कोई इसको उठा लेता है वो। तो ये इस तरीके से होता है। तो कोशिश जो है कि आप लोगों की ये होनी चाहिए कि जो आपका ब्रोकर जो हो वो एसटीपी हो, ईसीएन हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो जो है कि एसिक्स से रेगुलेटेड हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एसिक्स से रेगुलेटेड नहीं है और कल को जो है कि वो बैंकरप्ट होता है, कुछ होता है, तो आपके पैसे की रिकवरी जो है कि एक इशू बन जाता है। और आपके पास जो है कि जब आप
किसी वेबसाइट के ऊपर इधर या उधर कहीं पे कुछ साइन अप करना चाहेंगे तो बहुत सारे जो है ना कि वो इंटरनेशनल यूके से, साइप्रस से, पता नहीं कहाँ से आपके पास कॉल्स आएंगे, वो बोलेंगे कि हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 दिन में आप मिलियनियर बन जाओगे, ये सारी कहानी। तो वो बेसिकली उनको पता है, वो डीलिंग डेस्क ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपने वो उनको आपके सिर्फ $500-600 से मतलब होता है। जैसे ही जो है कि वो आपका जो है कि वो बैलेंस खत्म हुआ, वो आपको जो है पलट के पूछेंगे भी नहीं, कोशिश करेंगे आप और डाल दें, लेकिन इस तरह की जो स्कैम कॉलों से अवॉइड करें। और ब्रोकर जो है कि आप वही चूज करें जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है कि वो रेगुलेटेड हो। तो मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ वो आईसी मार्केट है, और अगर आप लोग चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आप जो है कि मैं उनका इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर भी हूँ, जिसके अंदर जो है कि आप लोगों को जो है कि कुछ नहीं होता, लेकिन जो उनका जो कमीशन जो होता है उसमें से शायद 4 या 5 सेंट जो है कि वो मुझे मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा ये कि लेकिन आपका जो कमीशन जो होता है वो फिक्स होता है। तो वो तो हर एक इंडिविजुअल उसके ऊपर है, वो जिसको भी चाहे जो है कि वो यूज करे, लेकिन कोशिश ये करे कि ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटेड ब्रोकर हो और उसका कमीशन कम हो। तो अब जो है कि एक जो है कि ये वही जो मैं आपसे बता रहा था। अच्छा, इनका जो है कि आईसी मार्केट वाले जो है, एक तो लोकल सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया से रेगुलेटेड मार्केट है, और दूसरी इनका जो है एक ये है कि इनका कमीशन बहुत कम है। ये पर ट्रेड जो है ना कि दोनों तरफ, यानी वन साइड पर, अगर पर लॉट ये $3.50 कमीशन चार्ज करते हैं। $3.50 इनका कमीशन होता है, चाहे वो कोई भी करेंसी पेयर हो। और उसके बाद जो है कि इस कमीशन के बाद उनका स्प्रेड जो है बहुत कम होता है। आपको बहुत सारे ब्रोकर ऐसे भी मिलेंगे कि जो बोलेंगे हम कोई कमीशन चार्ज नहीं करते, लेकिन उनका स्प्रेड अगर आप देखेंगे तो काफी फर्क होता है। अगर फर्ज करें कि यूरो यूएसडी का मैं जो है कि एक यहाँ पे उठाता हूँ लॉट साइज, और उसके अंदर मैं $3.50 बेचने के, $3.50 जो है कि मैं खरीदने के, जो है कि मैं अराउंड $7 में पर लॉट के ऊपर जो है कि मैं ये कमीशन देता हूँ ब्रोकर को। लेकिन उसका बाय एंड सेल का स्प्रेड जो है वो 0.001 पिप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा ब्रोकर है आईसी मार्केट वाला, वो मुझसे $7 और प्लस उस लॉट का 0.001 जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में शायद $1 बनता है, वो चार्ज करेगा $8 पर एक लॉट साइज पर। अब वो ब्रोकर जो कि कमीशन चार्ज नहीं करता, लेकिन अगर उसका स्प्रेड जो है कि हाफ पिप है, तो एक पिप जो है कि वो तकरीबन जो है कि बराबर होती है $10 की, ठीक है ना। और आपकी अगर जो है कि बाय और उसके अंदर अगर जो है कि 2 पिप, 3 पिप, 5 पिप का अगर डिफरेंस होता है, तो ये तकरीबन $30 के करीब वो आपके सिर्फ प्राइस के डिफरेंस से बना लेता है, $20 to $30। तो ये चीजें आपने देखनी होगी कि जो लोग, मैं आपको एक ब्रोकर है यहाँ पे, मैं 3 ब्रोकर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ब्रोकर है FXCM, ठीक है। FXCM का जो कमीशन जो है वो $4 चार्ज करते हैं पर लॉट, पर साइड, ठीक है। तो इनका $8 कमीशन बनता है। इनका जो है आपका यूरो यूएसडी का जो इनका जो स्प्रेड है वो तकरीबन जो है कि 1 पिप के बराबर होते हैं, 1.5 पिप के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये $8 प्लस $10 और प्लस $15, तो ये 15 प्लस $8 ये आपसे बेसिकली पर लॉट जो है कि चार्ज करते हैं। आईसी मार्केट का मैंने आपको बताया कि इनका तकरीबन $8 बनता है। इसी तरह एक और कंपनी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो लोग कोई कमीशन चार्ज नहीं करते। उनका जो स्प्रेड जो है वो अराउंड 3 पिप होता है बाय और सेल के अंदर। तो वो बेसिकली पर लॉट आपसे $30 चार्ज करते हैं, जो कि आपको नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड खोलते हैं तो आपकी ट्रेड स्टार्ट ही जो है कि $30 लॉस से होती है, क्योंकि वो उनका कमीशन होता है। तो जब भी आप जो भी ब्रोकर आप यूज करें, इसमें इन चीजों का ख्याल रखें कि बहुत सारे ब्रोकर जो कमीशन चार्ज करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमीशन चार्ज करते हैं, उन्होंने भी पैसा बनाना है। लेकिन स्प्रेड के ऊपर नजर रखें कि उनका स्प्रेड जो है कि वो कितना है, कम है, ज्यादा है, जो भी है वो। अच्छा, अब हम मॉड्यूल 2 जो है कि शुरू करने वाले हैं, और मेरा ख्याल में यहाँ पर हम जो है कि एक 10 मिनट का वक्फा ले लेते हैं। तो हमारी वापसी जो होगी वो 10:40 के ऊपर जो है कि होगी, और उसके बाद फिर हम मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है। मेरा एक सवाल है, तो तमाम लोगों ने किया है MT4 इंस्टॉल कर लिया है, या किसी ब्रोकर के पास जो है कि डेमो अकाउंट खोल के उन्होंने कोई
जो है कि सॉफ्टवेयर उनका जो भी है MT4 ही होगा ज़्यादातर, वो डाउनलोड किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो डेमो अकाउंट खोल सकते हैं IC मार्केट के पास, वहाँ से आप जो है कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इस दौरान, क्योंकि अभी नहीं तो या फिर लंच के बाद जो है कि हमें उस सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरत पड़ेगी। मैं जो है कि इसको मैं जो है कि इसको यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, अगर किसी ने जो है कि करना हो तो जाके जो है कि वहाँ से डाउनलोड कर ले। और डेमो अकाउंट कीजिएगा, कोई भी जो है कि लाइव अकाउंट अभी नहीं खोलेगा। ये मैंने जो है कि ओहो एक मिनट है एवरीवन, ये मैं जो कि चैट के अंदर जो है कि मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ, तो तमाम हजरात इसको देख लें। रिकॉर्डिंग जो है कि मैं इसकी अभी पॉज कर रहा हूँ, फिर अगले सेशन की मुझे याद दिला दीजिएगा कि मैं जो है कि जब हम अगला मॉड्यूल शुरू करें 10 मिनट के बाद, तो अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा।